सो ओके, तो यहाँ पे जो है देखिए, प्रोग्रामिंग के ऊपर हम लोग चल रहे थे, तो हमने कहा था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कि हमारा ब्रेन एक प्रोसेसर की तरह काम करता है जो प्रोग्रामिंग करता है ना। अब देखिए, तीनों जो टर्म्स हमारे आ गए एनएलपी के, एन, एल और पी, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो इसमें प्रोग्रामिंग का भी बड़ा रोल है। और थोड़ा सा स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जी। तो यहाँ पे, यहाँ तक हमने बात कर ली थी कि एनएलपी क्या है और कितने लोग, कौन कौन लोग इसे दुनिया में आज यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग का, हमने कहा प्रोग्रामिंग होनी है ब्रेन से, है ना। अब ब्रेन जो है उसमें दो तरीके की दुनिया है। हमारी जो अपनी है, हम जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, दो तरीके की दुनिया हमारी है अभी भी। ठीक है, तो प्रेजेंटली जो दो तरीके की दुनिया है हमारी हैं, उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए, पहली हमारी दुनिया है कॉन्शियस माइंड, जो हमारा कॉन्शियस वर्ल्ड है, कॉन्शियस जो दुनिया है। जैसे हम एक्टिव स्टेट में रहते हैं दिन भर में, तो वो हमारी होती है बीटा स्टेट। बीटा स्टेट का मतलब होता है उसमें हमारे 14 से लेके 21 हर्ट्ज, यानी 14 से लेके 21 विचार हमारे दिमाग में हर वक्त आ रहे होते हैं। ठीक है, हर वक्त हमारे दिमाग में 14 से लेकर के 21 तक थॉट हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं। दैट इज अवर कॉन्शियस माइंड। एक दुनिया हमारी ये है, एक वर्ल्ड हमारा ये है। एक दूसरा वर्ल्ड हमारे भीतर है, जिसको अक्सर, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, और वो भी साथ साथ में काम कर रहा होता है। दैट इज मेटा कॉन्शियस वर्ल्ड। अब ये जो मेटा कॉन्शियस वर्ल्ड है, ये मेटा कॉन्शियस वर्ल्ड जो है, ये दो लेवल पे काम कर रहा है। एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड है और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। एक तो कॉन्शियस जो हम कह रहे हैं, अभी हम कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे हैं। आपने जूम को ज्वाइन किया, आप मुझे देख रहे हैं, है ना। आप लोग बैठे हुए हैं किसी जगह पे, हम लोग खाना बनाएंगे, खाएंगे, सुबह से लेके रात तक जो भी काम हम लोग घर में करते हैं, अपने जीवन में कर रहे होते हैं, दैट इज, दैट ऑल इज, वो सब कुछ हमारा कॉन्शियस वर्ल्ड में होता है, कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मेटा कॉन्शियस की। तो मेटा कॉन्शियस में हमारा आता है पहला अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जो कभी भी कॉन्शियस नहीं था, वो हमेशा से अनकॉन्शियस ही रहा है ना। जो मतलब हम लोग जब सो चुके होते हैं, सोने के बाद भी हम लोग देखते हैं, देखिए अभी हम लोग उठे हुए हैं, हम किसी काम को कर रहे हैं, दैट इज कॉन्शियस माइंड का काम है। लेकिन जब हम सो जा रहे हैं, सोने के बाद भी हमारी बॉडी के अंदर एक डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है। सोने के बाद भी हम लोग सांस लेना नहीं भूल जाते हैं, हम बाकी चीजें तो भूल गए सोते समय, लेकिन सांस हम ले रहे हैं। या हमारी, जब हम अभी हम लोग कहीं पे मौजूद रहते हैं, तो हमारी आईज ब्लिंक करती है। तो ये सारी चीजें जो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड करवा रहा है, और वो पहले से ही प्रोग्राम्स बना हुआ है ना। तो हमारी आईलिड्स की ब्लिंकिंग हो गई, हमारा जो ब्रीथिंग का पैटर्न है, हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन चल रहा है, हमारे सोने के बाद भी वो कर चल रहा है। यानी हमारा कॉन्शियस माइंड तो उसको नहीं कर रहा है, और हमें पता भी नहीं चल रहा है ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तो ये सब कुछ करता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। सो इट वॉज नेवर कॉन्शियस, बट इट इज डूइंग सम फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। सेकेंड इज अवर सबकॉन्शियस माइंड। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जो कभी कॉन्शियस हुआ करता था, जो कभी ना कभी कॉन्शियस था, लेकिन अब वो सबकॉन्शियस हो चुका है। अब कभी कॉन्शियस था, अभी सबकॉन्शियस हो गया। इसका क्या मतलब है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। पहली बात देखिए, एक होती है हमारी अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट हमारे माइंड की होती है। हमने हमने कहा माइंड की पहली स्टेट, तुमने बीटा स्टेट की बात की। एक स्टेट होती है अल्फा स्टेट, है ना। जब हम लोग एनएलपी की टेक्निक्स वगैरह करवाते हैं, तो वहां पे हम लोगों को अल्फा स्टेट में लेके आते हैं। और अगर इसको हम नॉर्मली देखें, ये कौन सी स्टेट होती है? जब हम रात को सोते हैं, तो सोने से लगभग 10 मिनट पहले जब हम लोगों को नींद आने लगती है, हम सेंसेस से शट डाउन होने लगते हैं, तो हमारे थॉट्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है। हमारे विचार में आने वाले जो थॉट हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो 10 मिनट सोने से पहले और उठने के 10 मिनट बाद तक भी हम लोग पूरी तरीके से एक्टिव नहीं रहते हैं, किसी काम को करने की एकदम से अवस्था में नहीं रहते हैं। तो वो 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद का जो टाइम है, दैट इज एल्फा स्टेट। और एक और स्टेट हमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है, जब हम सबकॉन्शियस माइंड का जहां पे यूज करते हैं, दैट इज थीटा स्टेट। जो 4 से लेकर के 7 हर्ट्ज, यानी 1 सेकंड में 4 विचार से लेकर के 7 विचार हमारे मन में आ रहे होते हैं। उस स्टेट में हमारे पास आते हैं ड्रीम्स।
जब हम सपनों की अवस्था में होते हैं, जब हम लोग ड्रीम देख रहे होते हैं, तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त काम कर रहा होता है। तो दोनों माइंड की हमने बात कर ली है, अनकॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पे काम करता है? अल्फा स्टेट में और थीटा स्टेट में। और यहीं पे वो की है जहां पे हमें एनएलपी पता लगती है, जहां से हम एनएलपी को समझ सकते हैं, हिप्नोटिज्म को समझ सकते हैं। ये अल्फा स्टेट यहाँ पे हमें मिलता है, दिस इज द सबकॉन्शियस माइंड। अब हमने कहा कि ये सबकॉन्शियस माइंड पहले कभी कॉन्शियस था, है ना? तो इस सबकॉन्शियस माइंड की बातें क्या थोड़ा बता देते हैं आपको। हमारा ब्रेन क्या करता है, अक्सर जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो कॉन्शियसली करते हैं। पहली बार जब किसी काम को करते हैं तो हम उसको कॉन्शियसली करते हैं। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियसली किसी काम को करते हैं तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, पर सेकंड के थॉट्स की संख्या ज्यादा है। ज्यादा थॉट्स होते हैं तो एनर्जी ज्यादा लगती है, ज्यादा एनर्जी लगती है तो बॉडी की एनर्जी खर्च होती है। तो हमारा दिमाग का मैकेनिज्म क्या है? उसको हमारी एनर्जी को बचाना। तो जब किसी काम को हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो उसको भेज देता है सबकॉन्शियस में। इसीलिए हमने कहा था कि वो कभी कॉन्शियस था, लेकिन अभी वो सबकॉन्शियस बन चुका है। जो आदतें हमने बनाई हैं वो पहले दिन कॉन्शियस थी। हमने कहा कि हमें सुबह उठ करके जल्दी उठना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, अपने काम पर जाना है, वहां से वापस आना है, इतने बजे खाना खाना है। पहले हमने आदतें बनाई कॉन्शियस माइंड की, लेकिन अब वो सब कॉन्शियस में चली गई। हम ऑटोमेटिक, हमारा दिमाग प्रोग्राम है, वो हमें उठा देता है उतने बजे, और हमें ऑटोमेटिक लगता है कि मुझे देर हो गई है, मुझे इतने बजे यहाँ पहुंचना है। सो अंदर से ऑटो सजेशन आते हैं कब? जब हमने उसको पहले क्रिएट किया है कॉन्शियस माइंड में, अभी वो ट्रांसफर हो गया है सबकॉन्शियस को। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि सबकॉन्शियस इज माइंड इज दैट माइंड विच वाज वंस कॉन्शियस। कभी कॉन्शियस था, लेकिन अभी वो चीजें सबकॉन्शियस को चली गई हैं। और जब वो सबकॉन्शियस में जाती हैं तो हमारी बॉडी की एनर्जी सेव होती है। इसीलिए हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे जो टास्क होते हैं उनको सबकॉन्शियस को असाइन कर देता है, और उससे हमारी एनर्जी बचती है। और एनर्जी बचाने के लिए ही हैबिट्स फॉर्म होती है। तो हैबिट का कंसेप्ट भी आप लोग समझ चुके होंगे। हैबिट्स हम लोग क्यों बनाते हैं, आदतें हमारी क्यों बनती है। अगर हमारी हैबिट जो कॉन्शियसली हम नहीं बनाएंगे, माना सपोज हम कोई हैबिट नहीं बनाते हैं, हम सुबह उठने की हैबिट नहीं डालते हैं, या पढ़ने की हैबिट नहीं डालते हैं, बुक रीडिंग की हैबिट नहीं डालते हैं, ग्रेटिट्यूड लिखने की हैबिट नहीं डालते, कोई भी हैबिट हो सकती है। अगर हम हैबिट नहीं डालेंगे तो दिमाग को तो एनर्जी बचानी है, वो कोई ना कोई हैबिट आपके पैटर्न्स में से निकाल करके वो हैबिट बना देगा। हमको अगर रेस्ट करने की आदत है तो वो उसको ही सबकॉन्शियस में डाल देगा। फिर हमें क्या होगा, हम कहीं भी जाएंगे तो हम हर वक्त रेस्ट करना चाहेंगे, हमारे अंदर लेजीनेस आ जाएगी, हमारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाएगा। तो दिमाग को अगर हम लोग खुद से ट्रेन नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, कंफर्ट को ले आएगा हमारे सबकॉन्शियस में। और हमारा सबकॉन्शियस जब कंफर्ट से एक तरह से उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो जाएगी कंफर्ट की, तो वो आदत खुद से बन गई। तो इसलिए हमें आदतें क्या करनी है, कॉन्शियसली बनानी है। इसलिए कुछ आदतों को हम ले सकते हैं अपने जीवन में हमेशा। 2-3 चीजों को हम ध्यान रख के चलें कि हम जीवन में क्या बदलना चाहते हैं। एकदम पूरा जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन एक एक छोटी छोटी आदतों को हम बदल बदल करके उसे अपने सबकॉन्शियस में पहुंचा सकते हैं। और नई आदतों को अपने आप को असाइन करके सबकॉन्शियस तक उसे जब हम कन्वर्ट कर देंगे, फिर हमें उस काम को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सबकॉन्शियस माइंड एक गोल अचीविंग मैकेनिज्म भी है, इसी कारण से, क्योंकि जब हम चीजों को कॉन्शियसली करेंगे तो धीरे धीरे जब हमारे सबकॉन्शियस में चला जाएगा तो हमारे लिए वो काम करना बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और ये इसीलिए कहा जाता है कि ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा गोल अचीविंग मैकेनिज्म तो है, लेकिन ये एक अच्छा सर्वेंट है। इट इज अ गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। इसको आप जो कमांड दोगे ये उस काम को करेगा, लेकिन अगर आप इसको फ्री छोड़ दोगे तो ये आपके गोल की तरफ नहीं जाएगा। फिर ये अपने मन से आपको कुछ भी हैबिट्स आपकी प्रोग्राम कर सकता है। तो इसलिए हमें इसे कॉन्शियसली क्या करना पड़ेगा, कॉन्शियसली इसको ट्रेन करना पड़ेगा, इसको कमांड देनी पड़ेगी, है ना? ये अपने आप से अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, ये केवल कमांड्स को फॉलो करता है। और कुछ ना कुछ कमांड हम इसको दे रहे होते हैं, इसलिए हमें कॉन्शियसली सही कमांड दे करके इसे सही कमांड्स में लगाना है और अपनी अच्छी आदतें बनानी है। जैसे जल्दी उठना एक आदत है, ये सबकॉन्शियस की कमांड है। कई बार हमें कहीं जाना होता है तो हम सबकॉन्शियस को कमांड देते हैं, हम कहते हैं यार कि मुझे कल उठना है, तो एक कमांड सबकॉन्शियस को चली गई और उस कमांड के कारण हम लोग ऑटोमेटिक उठ जाते हैं, हमारी नींद खुल जाती है ना? तो ये सब कुछ इसमें आता है। अब देखिए, मैंने कहा कि ये गोल अचीविंग मैकेनिज्म क्यों है, क्योंकि हमें क्या करना है, गोल कैसे अचीव होगा, जब हमारा जो गोल है कॉन्शियसली हम करते रहेंगे तो बहुत एनर्जी लगेगी। तो हमें क्या करना है, उस गोल को सबकॉन्शियस को भेज देना है। तो सबकॉन्शियस में इम्प्लांट कैसे होगा वो गोल, उसके लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। और सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है? देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि हमें स्विमिंग सीखनी है, हमें अगर कोई ड्राइविंग सीखनी है, तो ये हम किताबें पढ़ के नहीं सीख सकते हैं। ये जो है प्रैक्टिस की चीजें हैं, जब इसको कॉन्शियसली करेंगे तब जाके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। केवल बुक पढ़ने से हम लोग स्विमिंग नहीं सीख जाएंगे, बुक पढ़ने से हम ड्राइविंग नहीं सीख जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि कंटेंट तो आजकल हर जगह उपलब्ध है।
हम एनएलपी की भी बात कर रहे हैं, कोई भी कोर्स की बात कर रहे हैं, कंटेंट हमें सब जगह मिल जाता है, लेकिन कंटेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन हम कितना कर पा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा भी गया है कि नॉलेज इज नॉट पावर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज इज द पावर। हमें हम उस नॉलेज को लेकर के इंप्लीमेंट कितना कर पा रहे हैं, अगर हम एक चीज भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ही हमारे जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है ना। तो इंप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, और यही कारण है गोल अचीविंग कैसे होती है। देखिए अंबानी जो ब्रदर्स हैं अभी, अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी, हम सभी लोग जानते हैं, दोनों धीरू भाई अंबानी के लड़के हैं। तो धीरू भाई अंबानी ने जो नॉलेज दिया वो तो दोनों को दिया होगा, लेकिन हम देखते हैं कि मुकेश अंबानी आज कहीं हाइट्स पे और अनिल अंबानी के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है ना। तो उसी परिवेश में दोनों पले बड़े हैं, दोनों को नॉलेज सेम है। तो बाहर की दुनिया का नॉलेज जो हमने कहा कि वो कहीं भी मिल जाएगा नॉलेज, लेकिन मेन चीज है सबकॉन्शियस को आपने किस तरीके से ट्रेन किया। एक ने उस नॉलेज को सबकॉन्शियस के लेवल पर ट्रेन किया, और एक ने उसको केवल फन के रूप में या फिर अपनी आदतों के हिसाब से उन्हें लगा कि ऐसे ही काम चल जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने गोल को सबकॉन्शियस में इंप्लांट नहीं करोगे, आपका सबकॉन्शियस आपको उसमें आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा। तो यही एक एग्जांपल यहाँ पे था। ऐसे ही कई लोगों को सिगरेट की हैबिट हो जाती है ना। बचपन के बहुत सारे इंसिडेंट्स जो होते हैं वो हमें याद रहते हैं, कोई घटना बचपन में हुई थी, आज तक कोई ऐसा मोमेंट आता तो हमें याद आता है यार कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, है ना। कॉलेज लाइफ में बहुत सारे लोगों का किसी के साथ अटैचमेंट होता है, लव होता है, वो लोगों को याद रहता है, बहुत जिंदगी भर भर याद रहता है, लोग उसी के लिए परेशान होते रहते हैं यार कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये हो गया वो हो गया, है ना। एप्रिसिएशन कोई हमें कभी करता है, कोई हमारी तारीफ करता है तो वो लंबे समय तक याद रहता है, कोई हमें बुरी बात कहता है वो भी हमें लंबे समय तक याद रखती है। तो ये सब कौन याद रखता है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड रखता है। तो अब हमें क्या करना है? सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना है। हमारे जो इमोशंस जो होते हैं, अब कोई भी चीज हम पुरानी घटनाओं को जब याद करते हैं तो क्या होता है कि हमने देखा है कि लोग याद करते हैं कि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था, है ना, कि मेरे घर में इस तरीके की घटना हो गई, कोई बुरा इंसिडेंट किसी के साथ हुआ, कोई बच्चा है उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो उसके लिए याद करता है कि मुझे अच्छा स्कूल नहीं मिला, मुझे ये चीज नहीं मिली, या कॉलेज के टाइम पे कोई उसका मित्र है, कोई उसे छोड़ करके चला गया, जिससे वो प्रेम करता था वो छोड़ के चला गया। तो लोग जिंदगी भर याद करते रहते हैं और दुखी होते हैं, है ना। तो ये दुखी होने में बेसिकली होता क्या है? क्योंकि जो दुख का जो इमोशन है वो तो उसी वक्त था, उस क्षण में था जब वो घटना हुई। लेकिन अभी क्या है, अभी वो दोबारा से व्यक्ति दुखी क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उस चीज को, उस मेमोरी को सामने ला रहा है, और वो मेमोरी कहां से आ रही है? हमारे सबकॉन्शियस से आ रही है। यानी इमोशंस जो हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज थ्रू द मेमोरी। और वो उस पुरानी मेमोरी को याद करके, वो 4 से 12 मिनट जिसका एवरेज टाइम होता है एक इमोशन का, उसको याद करता है, उसको रिपीट करता है, फिर से उस इमोशन को क्रिएट करता है, रोता है, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, फिर याद करता है, फिर रोता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। और कई बार हमने देखा किसी के घर में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोई व्यक्ति को की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं तो लोग बार बार याद करते हैं, फिर रोते हैं, फिर याद करते हैं, रोते हैं। तो वो मोमेंट तो एक बार में हो गया है, लेकिन सबकॉन्शियस जितनी बार उस व्यू को दिखाएगा उतनी बार लोग दुखी होते जाएंगे, उतनी बार वो उसको फिर से फील करने की कोशिश करेंगे। तो वो सारी फीलिंग्स कौन जनरेट कर रहा है? सबकॉन्शियस। यानी अगर दुख की फीलिंग सबकॉन्शियस हमें जनरेट करके दे सकता है, तो क्या वो पॉजिटिविटी की फीलिंग नहीं दे सकता? दे सकता है। अगर वो दुख की फीलिंग हमारे अंदर स्टोर करके रखी हुई है और अभी भी हमें वो क्षण याद आता है, तो हमारे अंदर एक अलग तरीके का खून खौल जाता है व्यक्ति का। कुछ बुरा हुआ, किसी व्यक्ति ने आपको, आपके साथ अभद्रता की, कुछ गलत किया, हम उसको याद करते हैं तो अभी भी हमें गुस्सा आ जाता है। वाई? क्योंकि सबकॉन्शियस के अंदर मेमोरी है। ऐसे ही पॉजिटिव मेमोरीज भी तो है। तो हमें क्या करना है? ब्रेन के सबकॉन्शियस के इसी पावर का यूज करके अच्छी चीजों को वहां पे इंस्टॉल करना है, और अच्छे मोमेंट को याद करके वो अच्छी वाली वाइब्रेशन अपने अंदर पैदा करनी है। क्योंकि नेगेटिव चीजों को याद करके दुख का वाइब्रेशन, दुख की फीलिंग आ रही है, तो अच्छी चीजों को याद करके अच्छी फीलिंग्स भी हम अपने अंदर ला सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड की ये बहुत बड़ी पावर है। तो ये उस इमोशन को केवल रिपीट करता है। अब ये हम पे डिपेंड है, हम किसे याद कर रहे हैं। अब हम बार बार सैड सॉन्ग सुनेंगे तो हम बुरी चीजों को ही अट्रैक्ट करते जाएंगे, है ना। तो वो हम पे डिपेंड करता है, हम कौन से इमोशन को खींच रहे हैं, कौन सी मेमोरी को याद कर रहे हैं। तो अब इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। इसका एक एक्सपेरिमेंट जो हमने कराया था आपको, कि दोनों हाथों को जब हम एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करते हैं, और ये हमने लास्ट टाइम पे करवाया था। और एक और टेक्निक यहाँ पे आती है। तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को आप लोग अगर जानने के लिए तैयार हैं, तो एक टेक्निक मैं आपको करवाने वाला हूं, दैट इज द पेनफुल मेमोरी डिलीट टेक्निक, है ना। तो आप लोग सब लोग अपने कैमरास को ऑन कर लें, और एक छोटी सी टेक्निक हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। आप लोग बैठ जाएं, स्ट्रेट बैठ जाएं सब लोग। कैमरा अगर ऑन हो सकता है सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठ जाएं, कैमरा ऑन करके बैठ जाएं। स्ट्रेट बैठेंगे अपनी जगह पे, कमर सीधी होनी चाहिए, और डीप ब्रीथ करें आप लोग, गहरी सांस लें।
एक गहरी सांस लें, नाक से सांस लें, बहुत गहरी सांस, डीप ब्रीथ करें, गहरी सांस लें और मुंह से उसको छोड़ते जाएं। और इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट करें। इस प्रोसेस को आप लोग 3 बार रिपीट करें। कमर स्ट्रेट रहे, कंधे खुले रहे और नेक सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे, स्ट्रेट मुद्रा में। गहरी सांस, इनहेल, इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली, इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली, इनहेल डीपली एंड एक्सहेल स्लोली। अब आप लोग रिलैक्स होकर के बैठे, अब आपकी आंखें बंद हो। अपने जीवन में जो भी मोमेंट्स आपके जीवन में आज तक के हुए उनको एक बार देखने की कोशिश करें। कोई एक ऐसा मोमेंट, कोई एक ऐसा क्षण जहां पर आपको अभी भी याद करके कुछ दुख का एहसास होता है, कुछ पेनफुल महसूस होता है, उसको याद करने की कोशिश करें। कोई क्षण हो सकता है जब कोई बुरी घटना आपके साथ हुई हो, आपका कोई पुराना साथी आपको छोड़ के चला गया हो, कोई एग्जाम हो, आपने बहुत मेहनत की हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको न मिला हो, या किसी आपके प्रिय व्यक्ति ने आपको कुछ बुरा कह दिया हो, बिजनेसेस में लॉस हुए हो। कोई भी ऐसी घटना हो सकती है आपके बचपन से लेकर आज तक जो आपको पेन देती है। उसको याद करें, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें, उसको देखने की कोशिश करें, याद करें उसको। और उसको याद करते हुए महसूस करें आपकी बॉडी के किसी पार्ट में कुछ वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं, या आपकी बॉडी में कहीं पे अगर पेन भी हो रहा है तो उसको भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। आपके शरीर में अगर कहीं पे नॉर्मली भी दर्द महसूस हो रहा है उसको भी आप ले सकते हैं। और मेमोरी को याद करते हुए आपका पेन कहाँ पे महसूस हो रहा है सेंस करें अपनी बॉडी को, उस प्लेस को फोकस करें, देखिए उस पेन को देखें, उस दर्द को देखने की कोशिश करें जहां पे बॉडी में जिस पार्ट में आपको कोई सेंसेशन हो रहा है, कोई वाइब्रेशन हो रहा है, हल्का सा भी मूवमेंट महसूस हो रहा है। और उसको आप देखने का महसूस करें, महसूस करें उन चीजों को। और अब अपना एक हाथ लेकर के जाएं और बॉडी के उस पार्ट को टच करें। अपना एक हाथ ले जा करके बॉडी के उस पार्ट को टच करने की कोशिश करें जहां पे आपको पेन महसूस हो रहा है। अपने हाथों से ऐसा महसूस करें जहां पे वो दर्द है, वो उसका एक कलर विजुअलाइज करें, वो एक ब्लू या ब्लैक कलर जैसा आपको वो दिख रहा है। और अभी वो आपके हाथों में आ गया है, अभी वो जिस भी कलर में था आप उसको महसूस करें, उसके शेप को देखने की कोशिश करें, किस तरीके के शेप में वो पेन आपको दिखाई दे रहा है, कैसा सेंस हो रहा है। वो गोल हो सकता है, वो राउंड शेप में हो सकता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। और अभी वो कलरफुल शेप जो उस पेन का है वो आपके हाथों में आ गया। अब अपने हाथों को आप आगे ले आए, अपने हाथों को आप आगे ले आए और वो शेप जो है आपके हाथों के साथ आपके आगे है। और अभी देखें उसके टेक्सचर को महसूस करें, किस तरीके का आपको महसूस हो रहा है, वो सॉलिड है या वो लिक्विड की फॉर्म में है या वो सॉफ्ट है। और अब आप देखिए कि आप उसको छोड़ दें वहां पे, अब वो हवा में वहीं पे अटक गया है। अपने हाथ को उससे अलग कर दें और वो आपके सामने घूम रहा है, उसको घूमता हुआ देखें, आपके सामने वो घूम रहा है। और देखें वो पेन आपके सामने घूम रहा है, वो एक आकार जिस शेप में आपको महसूस हो रहा है। और जैसे ही मैं 3 तक गिनूंगा वो एकदम रॉकेट की तरह बहुत तेजी से उड़ेगा और यूनिवर्स में कहीं खो जाएगा। तो मैं जैसे ही 3 तक गिनती गिनूंगा वैसे ही आप उसको उड़ता हुआ देखें, 1, 2 एंड 3। और वो बहुत तेजी से वहां से उड़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है और अभी वो चलते 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 बहुत ऊपर आसमान में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आप उसको देखिए और धीरे 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 अब आपको वो दिखाई भी नहीं दे रहा है और वो यूनिवर्स में कहीं गायब हो गया, वो यूनिवर्स में कहीं गायब हो चुका है। और वो जो पेनफुल मेमोरी आपकी थी, जो वो पेन आपका था, वो आज इस यूनिवर्स से बाहर जा चुका है, खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और अब आप लोग धीरे धीरे वापस आए और मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद आप लोग अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें और अपनी आंखों पर लगाएंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। 1, 2, 3। हाथों को रब करें और अपनी आंखें खोलें। एक बार हम फिर से चेक करेंगे क्या ये प्रोसेस हुई या नहीं हुई। एक बार फिर से आप सभी लोग आंखें बंद करें और जो पेनफुल मेमोरी आपने याद की थी दोबारा से एक बार उसको याद करने की कोशिश करें। एक बार फिर से कोशिश करें उसे याद करने का और देखें कि
क्या वो डिलीट हो गई? क्या अभी भी आपको वो फीलिंग आ रही? ओके, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा आप लोगों को? कुछ दोबारा से वो मेमोरी विजुअलाइज हुई या कुछ? क्या वो पेन दोबारा से विजुअलाइज हुआ? कुछ कमी आई उसमें? वो सर इंटेंसिटी कम हुआ उसकी। जी। ओके ओके, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों तक? आ रहा है क्लियर। ओके ओके आ रहा है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो धन्यवाद आप सभी ने Thank you. इसमें। जी जी सर, नायर सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो इंटेंसिटी एकदम कम हो गया। जी, रियली वंडरफुल वंडरफुल थैंक यू थैंक वंडरफुल यू एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू वेरी मच। थैंक यू। ओके ओके ओके, तो हम आगे ओके। बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना? तो बहुत सारे बहुत लोग। अच्छा था। जी, थैंक यू सुखदीप मैम, थैंक यू, धन्यवाद। पूनम जी ने कमेंट किया है कि मेमोरी, अच्छा ओके, सुखदीप जी ने कमेंट किया है कि मेमोरी डिलीट हुई है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुका जी शायद थोड़ा देर से जुड़ी थी, तो कोई बात नहीं, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मैं फिर से स्लाइड आपके सामने रख लेता हूँ। तो देखिए, हमने जो अब तक बात यहाँ पे की है, यहाँ पे अभी हमने अ, जो पेनफुल मेमोरी है उसको डिलीट करने की प्रोसेस की तरफ हम गए, और एक छोटी सी एक्टिविटी हमने करी। बेसिकली ये एग्जाम्पल था हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर का, है ना, कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, और अक्सर हम उसको समझ नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं, और हम केवल उससे ड्राइव होते रहते हैं क्योंकि हमने उसको मास्टर बना दिया है। बट वी हैव, हमें उसको मास्टर नहीं बनाना है, हमें उससे अपने हिसाब से काम करवाना है। तो अब मैं चलता हूं आज के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक की बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, इंतजार था, और इससे पहले इसके बारे में हमने कभी डिस्कस नहीं किया लास्ट टाइम के सेशंस में। तो देखिए, हमारा ब्रेन जो है वो ही, जैसे अभी आपने मोमेंट्स महसूस किया, आपने हैप्पीनेस महसूस की, और आपने दूसरा मोमेंट भी महसूस किया, ऐसे ही हमारा दिमाग जो है डिजीज को भी क्रिएट करता है, बीमारियों को पैदा करता है। कैसे करता है? देखिए, हमारी अक्सर जो बीमारियां हमारे जीवन में होती हैं, जो भी लोग बीमार हैं, उनमें से केवल 25% लोग ऐसे हैं जो वास्तव में फिजिकल कॉज के कारण बीमार होते हैं। 75% जो बीमारियां हैं, दे आर ड्यू टू साइकोलॉजिकल कॉजेज। हाँ, आप लोग इस बात को मानते होंगे, है ना? आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है। जी, सुखदीप जी आपका शायद ऑन है, तो आप एक बार म्यूट करें। थैंक यू। तो देखिए, वही बात मैं आपसे कह रहा था कि जो हेल्थ, जो बीमारियां हैं, जो भी समस्याएं आज के समय में हैं, उनमें से 75% बीमारियां आज की डेट में वो इस कारण से हैं, वो हमारे साइकोलॉजिकल कारण से हैं, विचारों के कारण है। और देखिए, पुराने समय में स्टोन एजेस जब था, जब हंटिंग होती थी, लोग जंगल के बीच में रहते थे, इस तरीके की सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो जीव जंतुओं से हमारा इंटरेक्शन होता रहता था, तो डेंजर बना रहता, खतरा बना रहता था। तो डेंजर जो है, जो खतरा है, खतरे की जो सिचुएशन है, वो वाइल्ड एनिमल्स के कारण कभी भी आ सकती थी। कभी भी कोई भी शेर आपको मिल सकता था, भालू मिल सकता था, कोई भी जानवर आपको मिल सकता था, है ना? तो इस तरीके का एक जीवन हम लोग जिया करते थे। तो क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है उस समय से इवॉल्व होता गया, तो एक डर की जब बात आती है, फियर की बात आती है, तो डेंजर की बात आती है, तो वो फियर का सिग्नल हमारे दिमाग में है। फियर यानी कि कोई जंगली जानवर हमारे सामने आ गया, ठीक है? अब क्या है फीलिंग, जो डेंजर की फीलिंग है आज के टाइम में कौन सी है? आज के टाइम में जो हमारे अंदर जो डेंजर या हम लोग खतरा या फियर कब महसूस करते हैं? हम लोग अपने किसी गोल को अचीव करने के लिए टेंशन में रहते हैं, यार कि ये काम नहीं हुआ तो कैसे होगा। घर के अंदर हम कल के बारे में सोच करके परेशान हैं, हम ऑफिस के अंदर अपने टारगेट को लेकर के परेशान है, बच्चा परीक्षाओं को लेकर के परेशान है ना, जो बेरोजगार है वो नौकरी को लेकर के परेशान है, जो नौकरी में है वो प्रमोशन को लेकर के परेशान है, जो लोग रिलेशनशिप में है वो अपने रिलेशनशिप को लेकर के परेशान है, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है वो रिलेशनशिप पाने के लिए परेशान है। तो कुछ ना कुछ परेशानी तो है, लेकिन ये बीमारी हमारी सोच के लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे। और उसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग बीमारियों को क्रिएट कर रहे हैं, और डेंजर का एक ट्रिगर हम लोग क्रिएट कर दे रहे हैं। यानी मुझे शाम को 5 बजे तक ये काम करना है, अगर मैं नहीं कर पाया तो एक ट्रिगर है, ये नहीं होगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, एक डर, एक फियर, है ना? मुझे कल तक ये काम करना, ये नहीं होगा तो एक फियर पैदा कर दिया हमने। और ऐसे फियर पैदा कर करके हम लोगों ने इतनी बीमारियां पैदा कर दी है कि भारत को आज हमने डायबिटीज का कैपिटल बना दिया है। आज ब्लड प्रेशर की इतनी घटनाएं भारत के अंदर हैं, है ना? कैंसर जैसी डिजीजेज लोगों ने तैयार कर दी हैं, सब कुछ सोच सोच करके, क्योंकि हम जब कोई भी चीज सोचते हैं, जब हम लोग डर का सिग्नल पैदा करते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक सिग्नल गया, ही इज इन द फियर। ब्रेन का काम क्या है? हमें बचाना।
और डेंजर का ट्रिगर कौन सा अभी भी है हमारे अंदर, क्योंकि हमारा दिमाग इवॉल्व हुआ उस समय से, उसे लगता है कि कोई जानवर इसके सामने आ गया, खतरा है, वो हमारी बॉडी के बाकी सिस्टम को शट डाउन करके सारी एनर्जी दे देता है हमारे हाथ पैरों में। और हम लोग तो दौड़ भाग रहे हैं नहीं, क्योंकि हम शेर से तो कहीं भाग नहीं रहे हैं, हम तो एक ही जगह पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, अपने घर पे बैठे हुए हैं, जिस कारण वो हॉर्मोन्स, वो एनर्जी का हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, और फिर होती है एंजाइटी, फिर होता है डिप्रेशन, फिर धीरे धीरे तैयार होती है एक नई तरीके की बीमारी। तो ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं आज के समय में, ये सब कुछ किसके कारण हो रहे हैं? ये जो भी इश्यू हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे बीच में होते हैं हमारे सोच के कारण। और साइकोलॉजिकल लेवल पे इन सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, इन सबको हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ कैसे होता है, इसका एक थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटा सा मैंने आपके सामने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए, हम लोग जब डर का ट्रिगर करते हैं, जब हम डरते हैं, जैसे ही हमारे अंदर डर पैदा होता है, किसी भी चीज को लेकर के फियर पैदा होता है। अब फियर किसी भी चीज का हो सकता है, तो सपोज दैट हमें फियर है अपने एग्जाम को लेकर के, हमें फियर है अपने टारगेट को पूरा करने को लेकर के, हमें फियर अपने कोर्स को पूरा करने, इवन यहाँ तक आज की डेट में फियर हो सकता है कि जूम रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी खत्म होने वाली है, ये भी एक फियर है ना। तो जब भी हम फियर क्रिएट करते हैं, एक ट्रिगर जाता है। ट्रिगर कहाँ पहुंचा हमारे, उसने डेंजर का अलर्ट किया। किसको डेंजर महसूस हुआ? एमिगडेला। एमिगडेला हमारे ब्रेन के अंदर जो एक अलर्ट अलार्म का काम करता है, आरएएस सिस्टम हमारा होता है, उसको मैसेज गया, एमिगडेला को मैसेज गया कि खतरा है। अब खतरे की भाषा वो पहुंचाता है, संदेश पहुंचाता है हाइपोथैलेमस को, जो मेन सिक्योरिटी हमारे शरीर की देखता है। उसका काम है हमारे शरीर को सुरक्षित रखना। हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है कि भाई ये व्यक्ति जो है डेंजर में है। तो दिमाग को डेंजर की कौन सी फिगर पता है, कौन सा चित्र देखा है दिमाग ने? वो जंगली जानवरों से बचाने वाला। उसको लगता है डेंजर यानी फियर, यानी कोई खतरा है, अब इसको बचने की जरूरत है। तो या तो इसको अब क्या करना है, इससे लड़ना है, फाइट करनी है, या तो इसको यहां से फ्लाइट कर जाना है, भाग जाना है, और या तो ये कुछ नहीं कर पाएगा तो भाई फ्रीज हो जाना है। तीन ऑप्शन है, इसे हम कहते हैं ट्रिपल एफ मोड। F3 मोड भी कहते हैं, 3F मोड भी कहते हैं, कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। जैसे ट्रिपल एफ मोड, आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो इस कंडीशन में हाइपोथैलेमस क्या करता है, ओके डेंजर है, तो उसको लगता है इसको बचने के लिए या तो लड़ना है तो भागना है। भागने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए। लड़ने के लिए ताकत चाहिए। कहां चाहिए ताकत? हमारे हाथों में, हमारे पैरों में भागने के लिए ताकत चाहिए। तो तुरंत वो क्या करता है, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल को रिलीज कर देता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जैसे ही कोई भी ट्रिगर फियर का आएगा, तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या कर देगा, हमारी बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल को तुरंत रिलीज कर देगा। और ये दोनों ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, जो हमें क्या करते हैं, दौड़ने और भागने में मदद करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, जब आपको रास्ते से, आप थके थके से ऑफिस से आ रहे थे, कहीं से आ रहे थे, और एकदम से एक गली में कुत्ता दिखता है और आपको पता लगता है ये कुत्ता तो काटने वाला है, तो आप इतनी रफ्तार से वहां से भागते हैं, फिर आपको लगता है मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहां से आ गई। ये वही एनर्जी है जो हाइपोथैलेमस देता है, क्योंकि डर का ट्रिगर पैदा होता है। और ये डर का ट्रिगर आज हम लोग पैदा कर रहे हैं ऑफिस में बैठ करके, घर में बैठ करके। तो ये केमिकल तो रिलीज हो रहा है, एड्रेनलिन आ रहा है, कॉर्टिसोल आ रहा है, लेकिन यूज तो हो ही नहीं रहा है। और यूज नहीं हो रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर ये स्टोर हो रहा है, और धीरे धीरे हम लोग नई नई बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। तो ये ट्रिपल एफ मोड की मैंने आपसे बात की, तीन स्थितियां आती हैं। या तो डर का जो ट्रिगर आता है, या तो वो हमें फाइट की बात करता है कि हमें लड़ना है, जंगली जानवर आ गया तो हमें उससे लड़ना है, या फ्लाइट करना है, भाग जाना है, या फिर फ्रीज हो जाना है, जहां पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक ऐसी स्थिति कहते हैं, हिंदी में एक शब्द होता है किंग कर्तव्य विमूढ़, जहां पे व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, कुछ सोच नहीं पाता आगे, है ना। तो इससे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, इसकी मैं आपसे बात करता हूं, कैसे ये एनर्जी आती है ना। अभी मैंने कहा कि आप लोग जैसे ही कोई जानवर दिखता है, जैसे आपको लगता है कि इस एरिया में सांप है, हम लोग बड़े रिलैक्सली चल रहे थे, अभी अभी पता लगता है, कोई बोलता है अभी तो सांप गया, तो एकदम हम आदमी उछल पड़ता है, और एकदम दौड़ दौड़ जाता है, इतनी तेजी से दौड़ता है उसको पता भी नहीं लगता कल मेरा पैर मुड़ा था, है ना। तो वो एनर्जी कहां से आती है? देखिए, इससे क्या होता है, उसके ही मैं मैकेनिज्म आपको समझाने वाला हूं। बीमारियां यहीं से पैदा होती है। देखिए, डाइजेशन की हमारी एनर्जी शट डाउन हो गई, ठीक है, जैसे ही हमने वो सब कुछ किया, ये प्रोसेस की, हमारी डाइजेशन की एनर्जी हो गई शट डाउन। वो एनर्जी डाइजेशन जो हमारी बॉडी में लगा रही है, उसको रोक देता है दिमाग, हाइपोथैलेमस उसको रोक देता है। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो दिमाग है, उसको क्या कर देता है, शट डाउन। सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। खतरा आता है तो आदमी सोच ही नहीं पाता, कुछ नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, इसलिए उसको काउंसलर की जरूरत होती है ना। तीसरा, हमारा इम्यून सिस्टम शट डाउन, क्योंकि इम्यून की एनर्जी बाद में लगेगी, पहले बच तो जाए शेर से। आगे हमारा एक्स हमारी अब बॉडी को भागने के लिए किसकी जरूरत चाहिए, ज्यादा ताकत चाहिए। ताकत कैसे आएगी? तो बॉडी के अंदर क्या होगा, भागने के लिए ताकत चाहिए, ताकत किससे आएगी, ग्लूकोज से। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, जो लीवर है एक्स्ट्रा शुगर की पंपिंग करता है।
शुगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, ताकि इसको भागना है, दौड़ना है, इसको बचना है, इस खतरे से भागना है, शेर आ गया इसको भागना है, क्योंकि ट्रिगर तो डर की इमेज सबकॉन्शियस में वही बनी हुई है लंबे समय से। और कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो जाता है, और हमारी नसें जो है, वेन्स का जो साइड है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। और जब नसें सिकुड़ने लगती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, तो क्यों करता है उसको, क्योंकि उससे जो ब्लड है उसको फ्लो होने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, तो बीपी को बढ़ाने का काम करता है, ताकि आदमी को दौड़ना है, इसको हाई बीपी की जरूरत है इस समय, तो नसों को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, और जिससे बीपी से हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इनटू हैंड्स एंड फीट, और ये सारी एनर्जी कहां ट्रांसफर कर देते हैं, हमारे हाथों में और पैरों में, और इस कारण से व्यक्ति वहां से भाग पाता है, फाइट के मोड में वो लड़ पाता है, फ्लाइट के मोड में भाग पाता है, फ्रीज के मोड में फ्रीज हो जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये पहले तो जंगल की हम बात कर रहे हैं, जंगल में शेर था तो हमें शेर आया, F3 मोड चालू हुआ, क्योंकि जरूरत थी, हमें बचना था, सरवाइव करना था। लेकिन आज क्या है, आज भी डर का ट्रिगर तो वही है, दिमाग को तो ये लग रहा है ये खतरे में, ओके मुझे लग रहा है कि मेरे को कल मेरी एग्जाम देना, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैं टेंशन में हूँ, मुझे पता कल मुझे ये फाइल बना के देनी है, पीपीटी तैयार करके देनी है, अभी बनी नहीं है, तो मैं उतनी बार डर रहा हूँ, मैं एग्जाम को लेकर के बार बार डर रहा हूँ, और बार बार वो डर का ट्रिगर मेरे दिमाग को जा रहा है, और वो बार बार कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन को रिलीज करते जा रहा है, मेरे इम्यून सिस्टम को शट डाउन कर दे रहा है, मेरे डाइजेशन को शट डाउन कर रहा है, फिर आदमी को पेट की प्रॉब्लम होती है, फिर उसको ओबेसिटी हो रही है, फिर उसको स्ट्रेस हो रहा है, फिर उसको एंजाइटी हो रही है, एक्स्ट्रा ब्लड शुगर की पंपिंग होने से उसको शुगर हो जा रहा है, डायबिटीज हो जा रहा है, बीपी हो जा रहा है, तो ये सब समस्याएं यहां से क्रिएट हो रही है ना। तो इसी कारण से भारत आज एक डायबिटिक कैपिटल बन गया, 44% का इंक्रीमेंट हर साल भारत के अंदर हो रहा है डायबिटीज में। हर पेन जो है उसको हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल पेन को हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। और अगर हमको, आपको, किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट हो, हर चीज हम बांट सकते हैं, लेकिन दर्द को नहीं बांट सकते, दर्द हमें खुद ही सहना पड़ेगा। इसलिए हमें अब करना है क्या, संकल्प करना है कि हमें इन चीजों से बचना है, और ये जो डर का ट्रिगर हम पैदा कर रहे हैं, इसको हमें अब यहाँ पे से खत्म करना है। ठीक है, तो हमें आगे की जनरेशन के लिए भी काम करना है, क्योंकि देखिए हमारे अंदर अगर डर का ट्रिगर है, और जेनेटिकली हमने बॉडी को इस तरीके से बना लिया कि हम लोग बार बार फियर में आ रहे हैं, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, हम बार बार दिन में 4 बार टेंशन में चल रहे हैं, 4 बार वो एक्स्ट्रा शुगर आई, तो हमारे जेनेटिकली अगली जनरेशन को भी जेनेटिकली शुगर मिल जाएगा, उसको जेनेटिकली वो बीमारी मिल जाएगी। तो आने वाली पीढ़ी भी हमें बोलेगी यार किस तरीके के हमारे फोर फादर्स थे, वो अपने को स्वस्थ नहीं रख पाए, अपने लाइफ स्टाइल को सही नहीं रख पाए, जिस कारण हमें भी इसको सफर करना पड़ रहा है ना। तो ये चीज भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए भी सोचना है। हमारा हेल्थ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारी बॉडी खुद जानती है कि उसे कैसे हील होना है। अब देखिए इम्यून सिस्टम की मैं थोड़ा बात कर लेता हूं हमारे, तो लगभग हमारा इम्यून सिस्टम हर वायरस से 1 लाख गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। 3 तरीके के इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। देखिए उसमें से पहला जो है, एक बैरियर होता है, एक इननेट होता है, और एक एडेप्टिव होता है। ये 3 तरीके के होते हैं। इनके 3 काम होते हैं। देखिए एक स्टेट में हमारा इम्यून सिस्टम सरेंडर कर देता है, जब वो सरेंडर करता है तो कैंसर जैसी बीमारी होती है, इन्फेक्शन जैसी बीमारी होती है। एक स्थिति में जब हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, जब ये बार बार ये ट्रिपल F मोड आता है, तो ये चीजें होती हैं। जब वो कंफ्यूजन की स्टेट में आता है तो अपनी सेल्स को ही खाने लगता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, तो वो बीमारियों के बजाय हमारी सेल्स को खत्म करता है। तो एलोपेशिया होता है, कई लोगों को बालों का डिसऑर्डर होता है, हेयर डिसऑर्डर, सोराइसिस होता है, स्किन का डिसऑर्डर होने लगता है। और तीसरी चीज है, कई बार हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव हो जाता है, और ओवर रिएक्टिव होने के कारण वो क्या करता है, एलर्जी उसको होने लगती है। और एलर्जी में जैसे वो किस तरीके से काम करता है, जैसे मॉस्किटो को हम मारने के लिए AK-47 का यूज करें, इस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। तो हम जरूरत से ज्यादा बॉडी रिएक्टिव हो जाती है, उस कारण ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आने लगती है। तो ये था हमारा आज का इम्यून सिस्टम की बातें, और मुझे लगता है आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, है ना। तो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में भी आप लोग बताएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये मीटिंग का जो टाइम है फिर से कंप्लीट होने वाला है, तो इससे पहले कि मीटिंग बंद हो जाए मुझे इसको कंप्लीट कर देना चाहिए। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको बताने की कोशिश की। आगे डिटेल में और डिटेल क्लासेस होंगी, कभी हम और डिटेल लेंगे। और मनी ब्लूप्रिंट भी रह गया, उसको भी हम आने वाले टाइम में कभी कंप्लीट करेंगे, नई क्लास को लेकर के, है ना, जब भी आप लोगों की सहमति होगी। तो फिलहाल के लिए मैं स्क्रीन को यहाँ पे शेयर को स्टॉप करता हूँ। आप लोग अपने थोड़ा सा फीडबैक देंगे कैसा कैसा आपको लगा, क्योंकि टाइम कम है। बहुत बढ़िया इमाम सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा क्लास। थैंक यू और ये सर, जो थैंक यू। ब्रेन फंक्शन आपने बताया वो ये भी बहुत अच्छा लगा, डिजीज कंट्रोल में। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। या नायर वेरी सर। वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास। हाँ, ओके वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास। जी एग्जैक्टली आपने कट करके एकदम फर्स्ट क्लास से बनाया है, जी। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करके। ओके थैंक ओके, यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। यस। बहुत अच्छी क्लास थी सर।
जी जी, थैंक और यू। सबसे बड़ी बात है कि अपनी अपनी फ्लो जो था ना उसके ऊपर नियंत्रण रखा आज, जी, तो उसकी वजह से वो ज्यादा अच्छे से समझ आई हमें। ओके। अभी आपने जैसे ब्रेन का बताया, इम्यून सिस्टम का बताया, ये हम्म, सारा कुछ ना मतलब एकदम से माइंड में बैठ गया कि हाँ ये पॉइंट्स है। जी जी तो जी बहुत अच्छा लगा। अभी आप अपने आप को लॉन्च करने की तैयारी कीजिए। जी जी, बिल्कुल मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। रेणुका मैम, आप कुछ कहेंगे? जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि फियर की वजह से ये सब होता है, तो फिर इससे क्या मतलब फियर तो होना ही होना है, क्योंकि नहीं, बिल्कुल। आजकल का लाइफस्टाइल आ, है कि इससे तो बचा जा नहीं। इसीलिए तो एनएलपी है, ये एनएलपी इसीलिए तो सीखनी है। एनएलपी का यहीं पे यूज करना है ना, सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना है, सर इसलिए। फाइट, जी। हाँ जी, फाइट फ्लाइट और फ्रीज का सर क्या है? फाइट का तो समझ में आता है कि जानवर आया तो उससे लड़ते थे। या तो लड़ेगा या तो भागेगा, फ्रीज, और या फिर उसको लगेगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो फ्रीज हो जाएगा वहीं पे। ओके ओके हाँ जी। ओके सर, नाउ इट्स क्लियर। जी, थैंक यू। एंड अच्छा जी, लगा, सारा याद आ रहा था, बढ़िया लगा। थैंक यू।